स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल में आप लोग का ये तीसरा चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल आप लोग के एफएम का। इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। हम लोग थ्योरी पोर्शन अभी कवर अप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन बाद में हम लोग कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स मैनी थिंग्स। दैट मीन्स कि इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन के हिसाब से कैपिटल के बहुत सारे डेफिनेशंस बिल्टअप किए जा सकते हैं। आप लोगों ने अकाउंटिंग डेफिनेशन कैपिटल का पढ़ा ही होगा पहले भी, है कि नहीं है। तो इट रेफर्स टू फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। एफएम के हिसाब से इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लाइन है कि कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स जो कि अवेलेबल हो यूज़ के लिए वो कैपिटल के डेफिनेशन में आ जाएगा। कंपनीज एंड सोसाइटी विथ मोर कैपिटल आर बेटर ऑफ देन विथ लेस कैपिटल। तो ऑब्वियस सा बात है कि जिन कंपनीज के पास में कैपिटल ज़्यादा होता है, जिन कंपनीज के पास में कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा रहता है, फंड ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली दे आर इन बेटर कंडीशन, दे आर इन बेटर सिचुएशन टू फाइट इकोनॉमिक क्राइसिस। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज दिए हुए हैं हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा रिटेन अर्निंग्स, चौथा डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये कुछ सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओनर्स कैपिटल एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली ओन द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या बोला गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ओनर्स कैपिटल है। ये ओनर्स का कैपिटल माना जाता है कि ओनर्स शेयर होल्डर्स ही होते हैं किसी भी कंपनी के। आया समझ में। क्योंकि कोई भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, आपके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे से आप क्या करते हो, अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ से आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो इनडायरेक्टली क्या है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, क्योंकि वो आपको पैसा देते हैं, उसी पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो और बाद में आप लोग वहाँ से हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हो। तो आपके कंपनी के ओनर्स कौन हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओनर्स कैपिटल एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली ओन द कंपनी। दो कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बट अल्टीमेट रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पर अल्टीमेट रिस्क और रिवॉर्ड किसके हाथ में जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। इसका मतलब क्या है कि आपने बुक में पढ़ा है कि कंपनी और शेयर होल्डर्स दो सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं या दो सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज होते हैं, पर अल्टीमेट रिस्क अगर कंपनी डूबता है या अल्टीमेट रिवॉर्ड अगर कंपनी ऊपर जाता है तो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये अलग बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। दैट मीन्स जितना उन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी अगर डूबता है, कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाता है, तो वो उतने ही पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना उन्होंने, उतने ही पैसे के लिए लायबल होंगे जितना उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बट द होल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एक्रूज टू सच इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। पर पूरा का पूरा प्रॉफिट टैक्स भर देने के बाद में, टैक्स पेमेंट कर देने के बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दे देने के बाद में जो भी रिमेनिंग बचता है प्रॉफिट वो अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। दैट मीन्स उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में EAES, दैट मीन्स अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। आते हैं फीचर्स में। पहला फीचर में पहला पॉइंट क्या है, डी अ परमानेंट कैपिटल एंड नॉट रिडीमेबल और रीपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट कैपिटल होता है। ये रिडीमेबल बोल के कुछ नहीं होता है कि आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप इसको रिडीम कर लोगे, जस्ट लाइक डिवेंचर्स। However, company can go for reduction of capital or buyback of capital after fulfilling certain legal formalities। हाँ, ये हो सकता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कंपनी अपने कैपिटल का रिडक्शन करे या फिर बायबैक ऑफ कैपिटल के प्रोसेस में जाए बाय ब्रिंगिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट है, होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर हैविंग वोटिंग राइट्स। ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी
they have control over the management of the company. Third point, holders of equity shares are having controlling power in the company. Therefore, issue of equity share capital is a very crucial matter because it may cause dilution of control. जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है. दैट मीन्स कि जब आप अधिक इक्विटी शेयर इशू करते हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप अधिक इक्विटी शेयर इशू करने का मतलब आप अधिक ओनर्स को खड़ा कर रहे हो, और अधिक ओनर्स को खड़ा कर रहे हो मतलब और अधिक लोगों का आपके कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में कंट्रोल रहेगा. नेक्स्ट आता है, अनलाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस इट डज नॉट कैरी एनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. ऑब्वियस सा बात है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में होता यूँ है कि वहाँ पे आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी कंपनी का कि वो इंटरेस्ट पे करे और डिविडेंड पे करे प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट में, पर यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बोल के नहीं होता है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर. यहाँ पे जो कैपिटल का कॉस्ट होता है वही होता है एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर का. सच कॉस्ट इज यूजुअली हाइएस्ट कॉस्ट एमंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, एंड हाँ ये हाइएस्ट कॉस्ट होता है एमंग वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंपैरेटिवली हायर. दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट जो इक्विटी कैपिटल का होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, हायर होता है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी. क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी increases with the increase in proportion of equity capital in the total capital. That means कि कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस जो होता है वो बढ़ता है, कंपनी के ऊपर लोग अधिक विश्वास करते हैं अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन हो. कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आप देखते हो जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, डिवेंचर्स, लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. उसमें अगर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो दैट मीन्स कि उस कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स उस कंपनी के ऊपर आप अधिक विश्वास कर सकते हो. नेक्स्ट, द कंपनी कैन रेज फर्दर कैपिटल बाय वे ऑफ राइट्स इशू. कंपनी चाहे तो फर्दर कैपिटल इशू कर सकता है बाय वे ऑफ राइट्स इशू. कंपनी चाहे तो फर्दर कैपिटल रेज कर सकता है बाय वे ऑफ राइट इशू. हेंस कंपनी इंजॉयज फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट डायलेटिंग द कंट्रोल. नेक्स्ट, इट इज इजिली मार्केटेबल, हेंस इन्वेस्टर प्रेफर्स सच सिक्योरिटी. ऑब्वियस सा बात है, इक्विटी शेयर जो होता है यूजुअली मार्केटेबल होता है क्योंकि शेयर मार्केट में बाई एंड सेल बहुत इजीली होता है. नेक्स्ट, पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज डिविडेंड इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता है. दैट मीन्स कि अगर उसका आप पेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं मिलता है. नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दो प्रेफरेंस शेयर इज कैटेगराइज्ड इन इक्विटी दैट इज ओनर्स फंड बट इट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी हैविंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी. नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने आप में हाइब्रिड सिक्योरिटी होता है. हाइब्रिड सिक्योरिटी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर में डेट के हैं. इट कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. ऑब्वियसली इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ये कैरी करता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है जो ऑलवेज फिक्स रहता है. हाउएवर द सेम इज पेबल ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट. ये अलग बात है कि प्रॉफिट सफिशिएंट हो तभी पे किया जाता है. दो इट इज़ ओनर्स फंड, भले ही ये ओनर्स फंड हो बट रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट प्रेफरेंस डिविडेंड का एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद में ये रिडीम कर लिया जाता है. दैट मीन्स कि रिडीमेबल होता है. यही फ़र्क होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में कि इक्विटी शेयर जो होता है वो रिडीमेबल नहीं होता और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल होता है. प्रेफरेंस शेयर में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज. प्रेफरेंस शेयर को आप क्लासीफाई कर सकते हो फॉलोइंग कैटेगरीज में. हम एक एक लाइन में वन लाइनर डेफिनेशन बोलते जाएंगे. पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? वो प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड आप क्यूमुलेट करके 2 साल 3 साल बाद आप पे कर सकते हो. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर
जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जो कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स, वो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीमेबल होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीमेबल नहीं होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पर नॉलेज के लिए नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होता है जनरली। नेक्स्ट आता है फीचर्स। प्रेफरेंस शेयर का पहला पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट कैपिटल एज प्रेफरेंस शेयर इंडिया आर रिडीमेबल विद इन 10 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंडिया में जो भी इशू होता है वो 10 साल का मैक्सिमम लॉक इन पीरियड होता है, 10 साल का मैक्सिमम रिडीमेबल पीरियड होता है, रिडम्पशन पीरियड होता है। 10 साल से ज़्यादा का आप रिडम्पशन पीरियड नहीं रख सकते। दैट मीन्स कि मैक्सिमम 10 साल के अंदर में प्रेफरेंस शेयर जो इशू किया गया है वो रिडीम करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को। सेकंड पॉइंट आता है, होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स। ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड डू नॉट हैव एनी से इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड, सिंस होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट हैविंग कंट्रोलिंग पावर इन द कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता कंपनी में। देयरफॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डज नॉट कॉज डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशू करना डायल्यूशन कंट्रोल डज नॉट लीड टू डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप अधिक प्रेफरेंस शेयर्स बाद में इशू करते हो तो जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नहीं है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का पावर होता ही नहीं है। दैट डज नॉट लीड्स टू डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर कैरीज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। ऑब्वियस सा बात है कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कैरी करता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड कैरी करता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जब डिविडेंड पेमेंट करने का टाइम आता है एट द एंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में डिविडेंड पे किया जाता है। नेक्स्ट, दो देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, दो देयर इज no statutory requirement to pay preference dividend, non-payment of same affects the goodwill of the firm and adversely affects the controlling power of the company। ये अलग बात है कि कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करते हो, इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द गुडविल ऑफ योर कंपनी, डिस्ट्रॉय द गुडविल ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट, प्रेफरेंस होल्डर गेट्स देयर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली दे गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स causes no dilution of EPS as it carries the fixed rate of dividend। प्रेफरेंस शेयर्स के कारण कोई अर्निंग पर शेयर में डायल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि ये कैरी करता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज यूजुअली हायर देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड लेसर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स का जो कॉस्ट होता है वो जनरली हायर होता है देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड लेस होता है देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल से लेस होता है इसका कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट मार्केटेबल सिंस इन्वेस्टर्स प्रेफर लेस सच सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर मार्केट में ज़्यादा मार्केटेबल नहीं होता शेयर मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर कम करते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नॉट अ डिडक्टेबल आइटम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है अगर आप पेमेंट करते हो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का। नेक्स्ट आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होता है? डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग द डेट अगेंस्ट डेट गिवन अंडर द सील ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेजिंग, दैट मीन्स जो एक्नॉलेजमेंट होता है, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट होता है जो प्रूफ होता है कि आपने कंपनी के डिवेंचर को खरीदा है और उसके बदले में आपने कंपनी को पैसा दिया है
बाय वे ऑफ लोन। डिवेंचर क्या होता है, एक तरीके से कंपनी लोन लेता है पब्लिक से, है ना। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को बोलती है आप मेरे डिवेंचर्स परचेज करो, मैं आपको इसके बदले में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूँगा एंड आफ्टर द रिडम्पशन पीरियड मैं आपका पैसा, आपको प्रिंसिपल वापस कर दूँगा। तो जब आप किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स को जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट देता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लोन के लिखे हुए रहते हैं, डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कब कब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर का रिडम्पशन का डेट क्या है, कब रिडीम कर लिया जाएगा, और डिवेंचर्स इशू किया जा रहा है तो उसके बदले में कंपनी ने और अपने कौन कौन से सिक्योरिटीज़, कौन कौन अपने एसेट्स को एज सिक्योरिटीज़ रखा है या गिरवी रखा है। ये सारी चीज़ें उस डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखी रहती हैं। वो डिवेंचर सर्टिफिकेट आपके लिए प्रूफ का काम करता है कि आप फ्यूचर में वो दिखा के आप वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हो कि मैंने आपकी कंपनी को लोन दिया है, यू आर लायबल टू पे मी इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है फीचर्स। इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड रिपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट बोला है कि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का होता है और आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। या डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स, दे आर lenders to the company. Since holder of debentures is not having any control power in the company, या डिवेंचर होल्डर्स का कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है कंपनी में। डिवेंचर कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। डिवेंचर्स केस में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप डिवेंचर्स आर पेड बिफोर पेमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर। वाइंडिंग अप के केस में डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं, जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ बढ़ता है तो डिवेंचर होल्डर्स को पैसा पहले दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को उनका डिविडेंड वापस किया जाता है, फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। दैट मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाता है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स को उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है, देन प्रेफरेंस होल्डर्स को उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है, फिर अगर बचता है पैसा तो इक्विटी से होल्डर्स को उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है। या डिवेंचर्स डू नॉट कॉज एनी डायल्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एज इट कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज यूजुअली लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। या इसका कॉस्ट जो होता है वो यूजुअली कम होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दोनों से। द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज लेस देन इक्विटी कैपिटल। इसका इशू कॉस्ट भी कम होता है इक्विटी के कंपेरिजन में। इट इज़ नॉट मार्केटेबल एज इक्विटी इज। डिवेंचर्स मार्केट में मार्केटेबल नहीं है, दैट मीन्स इसका बाई सेल नहीं होता है, जस्ट लाइक इक्विटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो डिडक्टेबल आइटम है। नेक्स्ट, डिवेंचर फाइनेंस इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म। डिवेंचर फाइनेंस दैट मीन्स कि अगर डिवेंचर के थ्रू कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करती है अपनी एक्टिविटीज़ का, इट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी एसोसिएटेड विद द फर्म। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिवेंचर इन द टोटल कैपिटल। किसी भी कंपनी के टोटल कैपिटल में अगर डिवेंचर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डिवेंचर्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स उस कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस भी घटते जा रहा है साइड बाई साइड, बिकॉज डिवेंचर्स मतलब ही लोन होता है। नेक्स्ट, कंपनी enjoys flexibility with debt capital as it can be repaid or redeemed through open market transaction whenever the company has surplus fund। कंपनी एंजॉय करता है डेट फ्लेक्सिबिलिटी डेट कैपिटल के साथ में, क्योंकि ये रिपे किया जा सकता है या रिडीम किया जा सकता है थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, सिंस इशू ऑफ डिवेंचर कैरीज several restricted conditions laid down by SEBI, Companies Act, Debenture Trustee, etc. to protect the interest of debenture holders. Hence, such mode of finance is beneficial for investors. क्योंकि डिवेंचर्स को इशू किया जाता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में, क्योंकि इसके ऊपर में कंपनी लॉ, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट एंड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और कंपनीज एक्ट दोनों ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, बाय लॉज फ्रेम किए हुए हैं फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। इसीलिए ये बेनिफिशियल होता है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा सेफ रहेगा, बिकॉज
डिवेंचर्स के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बाई लॉज, प्रोविजंस फ्रेम किए गए हैं बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? राइट डाउन इट्स फीचर ब्रीफली। टर्म फाइनेंसिंग इज अ मीडियम टर्म सोर्स फाइनेंस्ड प्राइमरीली बाय बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स फाइनेंसिंग टर्म जब यूज़ किया जाता है, फाइनेंसिंग टर्म यूज़ किया जाता है जब आप फाइनेंसिंग कहाँ से करवाते हो? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सच टाइप ऑफ लोन इज जनरली यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपेंशन। इस तरीके का आप फाइनेंसिंग क्यों करवाते हो? एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब आपके हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपको एक्सपेंशन लाना है, डाइवर्सिफिकेशन लाना है, या कंपनी के प्रोजेक्ट्स में मॉडर्नाइजेशन करना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसको आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब आप फाइनेंसिंग करवा रहे हो किसी भी बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। फीचर्स ऑफ टर्म फाइनेंसिंग। फीचर्स क्या हैं फाइनेंसिंग टर्म के? पहला है सिक्योरिटी। टर्म लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स, एसेट्स व्हिच आर फाइनेंस्ड थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टर्म लोन्स सर्व एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी सर्व एज कोलेटरल सिक्योरिटी। टर्म लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन एसेट्स होते हैं जो कि फाइनेंस किए जाते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। टर्म लोन सर्व एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी सर्व एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकंड आता है ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग के अंदर में होता है। दैट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी पे करना, दैट मीन्स P + I। थर्ड इंटरेस्ट। टर्म लोन के अंदर में ऑब्वियसली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट समटाइम्स नेगोशिएटेड होता है बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स। नेक्स्ट पॉइंट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का जब बात आता है तो क्या होता है? ये जनरली मीडियम टर्म फाइनेंसिंग होता है। मैच्योरिटी पे लाइज बिटवीन 5 to 10 years एंड रीपेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबिलिटी, कि क्या कन्वर्टेबल है डिवेंचर्स, सॉरी ये कन्वर्ट हो सकता है क्या लोन? तो या समटाइम्स these term loans can be converted into equity at the option of financial institution। आप इन टर्म लोन्स को आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो एट द ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आता है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स के एडवांटेजेस भी बताने हैं आपको और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। एडवांटेज पहला सिंप्लिसिटी। जो कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा उठाना चाहती है पब्लिक से, द कंपनी रेजिंग डिपॉजिट्स हैज़ टू सिंपली गिव एन एडवर्टीजमेंट। उसको क्या करना पड़ता है? ये भी एक पैसा उठाने का ही तरीका होता है पब्लिक से कंपनी का। कंपनी अपने डिपॉजिट्स मार्केट में इशू करती है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स इशू करती है और उसके बदले में लोगों से पैसा उठाती है। ये इजी प्रोसेस होता है बिकॉज यू हैव टू सिंपली गिव एन एडवर्टीजमेंट एंड इशू अ रिसिप्ट टू ईच डिपॉजिटर विदाउट हैविंग ह्यूज लीगल फॉर्मेलिटीज़। सिंपली आप एडवर्टीजमेंट करते हो मार्केट में कि हम अपना पब्लिक डिपॉजिट लेके आने वाले हैं, लोग आपके पब्लिक डिपॉजिट्स को सब्सक्राइब करते हैं, यू जस्ट इशू अ रिसिप्ट इन रिटर्न विदाउट हैविंग लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत ज़्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी। इसके ऊपर में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो लो रहता है देन पेड ऑन डिवेंचर्स एंड बैंक लोन्स। मतलब कि अगर आप डिवेंचर इशू करते हो ना तो आपको पब्लिक को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या फिर अगर आप बैंक से लोन लेते हो, फाइनेंसिंग करवाते हो फ्रॉम बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो लोअर रहता है, कम रहता है देन ऑन डिवेंचर्स एंड बैंक लोन्स। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है चार्ज, ये चेंज नहीं है, ये चार्ज है, इसको आप चार्ज बना लेना। पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड।
मतलब क्योंकि आप पब्लिक डिपॉजिट जब इशू करते हो, पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो उसके बदले में आप कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं रखते हो, अपनी कंपनी के एसेट्स गिरवी नहीं रखते हो। दैट मीन्स कि आप जो लोन पब्लिक को दे रहे हो और पब्लिक आपके लोन को सब्सक्राइब कर रही है, वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड रहता है। एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज और मॉर्गेज, और कोई मॉर्गेज दूसरा इस पर नहीं क्रिएट किया जाता। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट्स इंट्रोड्यूस करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदलता है एंड इट कैन बी रेज एंड रीपेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ, इसमें एक फ़ायदा होता है, जब आप चाहो रेज कर सकते हो, जब आप चाहो पे कर सकते हो। और शेयर होल्डर्स कंट्रोल का कोई डायल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज डिपॉजिटर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। डिसएडवांटेजेस हैं इसके, अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी रहता है क्योंकि अनसिक्योर्ड रहता है, तो कभी भी डिपॉजिट्स का पैसा डूब सकता है। लिमिटेड फंड, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड फंड्स आप यहाँ से उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं उठा सकते हो। नेक्स्ट आता है टेम्प्रेरी फाइनेंस। फाइनेंस टेम्प्रेरी के टाइम के लिए रहता है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। नेक्स्ट है अनसूटेबल होता है न्यू कंसर्न्स के लिए, नए कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट थ्रू पैसा नहीं उठा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिमिटेड अपील, पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है।